हेलो एवरीवन, रघु जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से संबंधित हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा हिंदी का 9वां क्लास है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राम शब्द में कितनी मूल ध्वनियाँ है। राम शब्द में हमें क्या बताना है, कितनी मूल ध्वनियाँ बताना है। तो मूल ध्वनि क्या होता है, मूल ध्वनि वह होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो देखिए, राम का हम जब आपका विग्रह करेंगे तो देखिए यह आपका हो जाएगा र प्लस आ प्लस उसके बाद आपका हो जाएगा म प्लस अ। तो इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं, तो एक आपका र हो गया, आ हो गया, म हो गया, अ हो गया। कितनी ध्वनियाँ हुई, 4 ध्वनियाँ हुई। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी मूल ध्वनियाँ पूछेगा तो ऐसा नहीं करेंगे कि आपका रा हो गया, म हो गया तो आंसर दे दिए, ऐसे नहीं होता है। मूल ध्वनि उसे कहा जाता है जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हो गया आपका गया। तो गया का हम देखते हैं इसमें कितनी मूल ध्वनियाँ हैं। तो देखिए इसका विग्रह करेंगे तो आपका हो जाएगा ग होगा। ग में अ आ रहा है कि नहीं, ग में अ आ रहा है तो अ हो गया। उसके बाद देखिए या, तो या में य हो गया, या क्या है, आ रहा है। तो इसमें कितना है, 1 2 3 4। इसमें भी आपके 4 मूल ध्वनियाँ हैं। तो इस तरह अगर मूल ध्वनि पूछेगा तो आप एक एक आपका वर्ण का विग्रह करके आप गिन के बताएंगे कि हाँ इसमें कितनी मूल ध्वनियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो वर्णमाला वर्णों का समूह, माला मतलब क्या होता है, गुच्छा। किसका, वर्ण का गुच्छा। तो वर्णों के समूह को ही आपका क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। हिंदी में आपके 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं, हिंदी में आपके 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। हमें क्या बताना है, जो त वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है उससे बताना है। तो त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो त वर्ग में आपका होता है त हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया, न हो गया। ये 5 आपके त वर्ग के होते हैं। तो इनमें से कौन सा आपका त वर्ग का नहीं है। तो ध त वर्ग में आता है, न भी आता है, त भी आता है, झ आपका नहीं आता है। झ किस वर्ग में आएगा, झ आपका च वर्ग में आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। या हमें क्या बताना था कि कौन सा आपका त वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान रखेंगे, आपका क्या होता है, क वर्ग होता है। क वर्ग इस हो गया आपका क ख ग घ अंग 5 हो गया। उसके बाद आपका च वर्ग होता है। तो च वर्ग आपका हो गया, ये भी 5 होगा, च छ ज झ ञ। उसके बाद आपका ट वर्ग होता है। तो ट वर्ग भी आपका 5 होता है। उसके बाद आपका त वर्ग होता है। तो त वर्ग की संख्या भी आपका 5 होता है। उसके बाद आपका प वर्ग होता है। प वर्ग की संख्या भी आपका 5 होता है। तो इस तरह मिलाकर ये आपके 25 हो जाते हैं और इन्हीं 25 को आपका स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, किसी तरह भी क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है। अगर पूछे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन ये 25 होते हैं। इनमें से कोई आपका वर्ण देकर पूछ भी सकता है कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो क वर्ग से लेकर प वर्ग के जितने भी हैं वे आपके क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। अलग अलग भी पूछ सकता है कि क वर्ग कौन कौन है। तो क वर्ग क ख ग घ अंग हो गया। च वर्ग कौन कौन है। तो च वर्ग च छ ज झ ञ हो गया। ट वर्ग आपका ट ठ ड ढ अण हो गया। उसी तरह त वर्ग आपका त थ त ध न हो गया। और प वर्ग का आपका प फ ब भ म हो गया। तो इस तरह आप सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर आने की संभावना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है। अब इसमें हमें बताना है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मूल स्वर ये आपके 8 होते हैं। कौन कौन होते हैं। तो ये आपका होता है अ हो गया। उसके बाद आपका होता है आ होता है। उसके बाद आपका छोटी ई होता है। उसके बाद बड़ी ई होता है। उसके बाद छोटी ऊ होता है। फिर आपका बड़ी ऊ होता है। उसके बाद आपका ए होता है और फिर आपका ओ होता है। ये आपके होते हैं मूल स्वर। तो मूल स्वरों की संख्या 8 होता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, मूल स्वर ये 2 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। कौन कौन होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर।
तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर आपका हो जाता है अ हो गया, देखिए अ कहने में कितना कम समय लगता है। छोटी ई हो गया, उसके बाद उ हो गया, री हो गया, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर हो गया जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, उसके बाद बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है वे दीर्घ स्वर होते हैं, और जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वे आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन वर्ण है? इसमें हमें क्या चूज करना है? व्यंजन वर्ण की कौन सा आपका व्यंजन वर्ण है? तो आप जानते हैं कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कौन कौन होते हैं? एक आपका स्वर होता है और दूसरा आपका व्यंजन होता है। तो स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण आपका अ आ को स्वर वर्ण कहा जाता है। अ आ जो आपका होता है स्वर वर्ण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होता है। और इसको छोड़कर बाकी क्या होते हैं? व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से कौन सा आपका व्यंजन वर्ण है? तो अ आपका क्या है? स्वर है। ई क्या है? स्वर है। ख क्या है? ख आपका व्यंजन वर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ख किस वर्ग में आएगा अगर आपसे पूछा जाए तो? ख आपका क वर्ग में आता है। क वर्ग में ही ना आपका क ख आता है। उसके बाद स्पर्श व्यंजन भी है। ख को बात करें तो अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को आपसे पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, री का उच्चारण स्थान है। हमें क्या बताना है? री का उच्चारण स्थान बताना है। तो री का उच्चारण स्थान आपका होता है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा होता है। री का उच्चारण स्थान हम मूर्धा से करते हैं। अब देखिए, हम समझते हैं कि मूर्धा से किन किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो मूर्धा से आपका ट वर्ग, ट वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण, और इसके साथ साथ हम र का उच्चारण भी आपका मूर्धा से करते हैं। उसके बाद मूर्धन्य स का भी उच्चारण हम किसके द्वारा करते हैं? मूर्धा से करते हैं। और री का उच्चारण, इन सभी का उच्चारण हम मूर्धा द्वारा करते हैं। तो आप इन सबों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द है? क्या चूज करना है कि इनमें से कौन सा विदेशज शब्द है? तो विदेशज शब्द कहते किसे हैं? तो विदेशज शब्द वह शब्द होता है जो आपका विदेशों में यूज होने वाली भाषा है, अर्थात जो विदेशी शब्दों से ली गई भाषा है उसी को क्या कहते हैं? विदेशज शब्द। तो ध्यान देंगे, इसमें विदेशज कौन होगा? विदेशज आपका होगा टेबल। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कर्पूर क्या है? कर्पूर आपका तत्सम शब्द है। हमने आपको बताया है कि संस्कृत के शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। उसका आग क्या है? आग आपका तद्भव शब्द है। हिंदी के शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। हमने ये भी बताया है। लोटा क्या है? लोटा आपका देशज शब्द है। जो लोकल आपका बोलचाल की भाषा होती है उसको देशज कहते हैं। और टेबल क्या हो गया? टेबल आपका विदेशज शब्द हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रूट शब्द है? इसमें से कौन सा रूट शब्द है? तो रूट शब्द के बारे में भी हमने आपको बताया है कि रूट शब्द क्या होते हैं? इनके खंड सार्थक नहीं होते हैं। खंड आपका सार्थक नहीं होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? रूट शब्द कहते हैं। तो खंड जिनके सार्थक न हो वह रूट शब्द है। देखिए हल, ऑप्शन ए में हमारा हल है। तो हल का हम खंडित करते हैं तो ह प्लस ल, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। हल क्या है? हल आपका रूट शब्द है क्योंकि इसके खंड सार्थक नहीं होते हैं। वही हम बात करें ऑप्शन बी का, तो ऑप्शन बी क्या होगा? विद्यालय। तो विद्या प्लस आलय, विद्या के घर को क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। तो इसका खंडित करने पर अर्थ आ रहा है तो यह आपका क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द होगा। विद्यालय की बात करें तो यह आपका क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द होगा। उसके बाद दिया है नीलकंठ। तो नीलकंठ क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो यह क्या हो जाएगा? नीलकंठ आपका हो गया योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। क्या होगा? योगरूढ़ शब्द। हमने बताया है योगरूढ़ शब्द के बारे में कि जो शब्द अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। हिमालय का हम खंडित करें तो इसका भी अर्थ निकलेगा हिम प्लस आलय, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। तो इस तरह आप एक बार फिर से समझ गए कि रूट शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो आप अपने प्रैक्टिस को जारी रखें। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे दूर नहीं जाएगा। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आपका एग्जाम बिहार बीएड और डीएलएड दोनों का एग्जाम आपका 120 मार्क्स का हो रहा है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो
इसमें कम से कम आपको टारगेट लेके चलना है 100, मतलब 100 मार्क्स का आपको टारगेट रखना है, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो इसके लिए आपको हर सब्जेक्ट का आपका रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं, अन्यथा अगर अगर आप लगातार नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? इसमें हमें क्या बताना है? समूहवाचक संज्ञा बताना है। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? तो वह संज्ञा जिससे समूह का बोध होता है। तो विष्णु तो ये इससे समूह का बोध नहीं होता है, यह खास एक नाम है। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह तो भाव बताता है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद ऑप्शन डी में है पानी। तो पानी क्या है? पानी तो द्रव्य है, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। सेना क्या है? सेना आपका समूह बताता है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई होगा इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई होगा इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? देखिए, कोई होगा यहाँ पे निश्चित ही नहीं है कि कौन होगा, तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जिससे निश्चित ना हो उसको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा दूध दो। थोड़ा दूध दो, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा विशेषण है? तो थोड़ा क्या है? परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है कि कितना दो, तो थोड़ा दो। तो परिमाण बता रहा है, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे, आप प्रश्न देखते ही आप आंसर पहचान सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। देखिए, थोड़ा यहाँ पे दिया, थोड़ा तो अमाउंट बता रहा है, मात्रा की, हाँ कितना, तो थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घर। घर से कौन सा विशेषण बनेगा? तो घर से हम विशेषण बनाए तो आपका घर का घरेलू बनेगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उठना शब्द का प्रेरणार्थक क्रिया होगा। उठना शब्द से हमें क्या बताना है? प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है। तो प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहा जाता है जो कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से कराता है। प्रेरणा, प्रेरणा देना अर्थात दूसरे को प्रेरणा देंगे हम, तो कर्ता इसमें स्वयं नहीं करता है बल्कि दूसरे से उस काम को करवाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो उठना का क्या होगा? तो उठ नहीं होगा, उठाना तो ये तो खुद से हो गया, उठवाना तो दूसरा से उठवाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। उठना का प्रेरणार्थक शब्द क्या होगा? उठवाना हो गया। जैसे लिखना का बात करें तो लिखना का बनाएंगे तो लिखवाना हो गया, तो इस तरह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता हो, समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो जिससे समय का बोध होता है उसको हम काल कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति का विलोम है। कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो कीर्ति का विलोम शब्द यह आपका होता है अपकीर्ति। क्या होता है? अपकीर्ति होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म का हमें क्या बताना है? संधि विच्छेद बताना है। तो पुनर्जन्म, इसका संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद आपका होगा पुनः जोड़ जन्म। क्या होगा? पुनः जोड़ जन्म। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है। तो अर्थ की दृष्टि से इनमें से कौन सा भिन्न है? तो पथ मीन्स क्या होता है? रास्ता होता है। डगर मीन्स क्या होता है? रास्ता होता है। राह मीन्स क्या होता है? रास्ता होता है। लेकिन धारा मीन्स क्या होता है? धारा मीन्स आपका धरती होता है। तो ये आपका क्या है? इनमें से भिन्न है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का तारा होना। आंख का तारा होना का क्या अर्थ होगा? तो आंख का तारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आंख मारना। तो आंख मारना का क्या होता है? आंख मारना अर्थात किसी को हम आंख मारते हैं अर्थात इशारा करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आंख मारना का क्या होगा अर्थ? इसका अर्थ होगा इशारा करना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द है। वायु का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द इनमें से आपका समीर होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वायु का और पर्यायवाची शब्द देखें तो आपका क्या होता है? हवा होता है।
उसके बाद आपका अनिल होता है, उसके बाद आपका पवन होता है। तो ये सभी आपके वायु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इस तरह हमने बिहार बीएड और डीएलएड से रिलेटेड हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।